हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। आज इस क्लास में बात करेंगे यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में। आप सब लोग जानते हो कि यूपी पीसीएल में असिस्टेंट अकाउंटेंट की टोटल 240 वैकेंसी आउट हुई है। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म भरने का सोचा है यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 को, कंप्यूटर नॉलेज को, और देखने वाले हैं किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 2019 का पेपर, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस को, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे बाकी के 25 क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो, आपको डेली मिलेगी क्लासेस, फ्री क्लास होगी ऑन लर्नर सारथी चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को शेयर भी कर दो, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आपका पेपर है और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज को। आप सब लोग जानते हो कि 50 मार्क्स का आपका पार्ट 1 होने वाला है। 50 मार्क्स, जहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और यहाँ पे आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसीलिए आपको ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पासिंग मार्क्स हैं आपके पार्ट 1 के लिए, पासिंग मार्क्स वो आपके हैं 50%, मतलब आधे नंबर। तो 25 मार्क्स आपको लाने होंगे पार्ट 1 में इसे क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप 25 मार्क्स नहीं ला पाते हो तो आपका पार्ट 2 चेक नहीं होगा। इसीलिए पार्ट 1 पे आपको पहले ध्यान देने की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेपर है आपका 29 जनवरी 2019 का ये पेपर है। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। ये पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, बिकॉज आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको ज़रूर से पढ़ के जाने हैं क्वालिफाई करने के लिए इस पर्टिकुलर पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्चुअल पेपर है, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या है देखो यहाँ पे। With respect to Microsoft Word documents, which of the following statement is false? तो MS Word के डॉक्यूमेंट की यहाँ पे बात करी गई है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है MS Word डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, फुटर्स हेल्प यूजर्स टू रिपीट कंटेंट एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज। जो आपके फुटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हर एक पेज पर एक कंटेंट को शो करवाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। बॉटम में, हर एक पेज के बॉटम में आपको अगर कोई कंटेंट शो करवाना है तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं फुटर का। तो ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज हेडर्स हेल्प्स यूज़र टू रिपीट द कंटेंट एट द टॉप पे। अगर कोई कंटेंट आपको रिपीट करना है हर एक पेज पे टॉप में तो उसके लिए हेडर का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इसके बाद पेज नंबर्स कैन अपीयर आइदर एट द टॉप और द बॉटम ऑफ एवरी पेज। बिल्कुल ठीक बात है। पेज नंबर्स को आप किसी भी पेज के टॉप पे या बॉटम में रख सकते हो। लास्ट यहाँ पे 4th है आपका, अ सिंगल डॉक्यूमेंट कैन नॉट हैव बोथ रोमन एंड अरेबिक न्यूमरल्स एज पेज नंबर। जो आपके पेज नंबर होते हैं ना 1 2 3, इसको आप रोमन या फिर अरेबिक न्यूमरल्स की हेल्प से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे बोला है कि एक डॉक्यूमेंट में, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आप ऐसा कर सकते हो, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आप 2 अलग अलग टाइप के न्यूमरल्स को पेज नंबर्स में यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ बोला था कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है तो मतलब ये क्या है, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। मैं यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जो इसका आंसर गिवन है यहाँ पे वो क्यों गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ने आगे आने वाली थ्योरी क्लासेस के अंदर। अब देखो यहाँ पे सी लैंग्वेज से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सी लैंग्वेज इज फॉल्स, ठीक है। सी लैंग्वेज से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो आपको यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पकड़नी है, तो यहाँ पे फॉल्स का ध्यान देना। फर्स्ट इज एवरी फंक्शन डेफिनेशन मस्ट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट। देखो फंक्शंस क्या होते हैं डिस्कस करेंगे इसे थ्योरी क्लास के अंदर। अब यहाँ बोला है हर एक फंक्शन डेफिनेशन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट होना ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट इज द पैरामीटर वैल्यूज यूज टू कॉल अ फंक्शन आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। मतलब जब आप किसी भी फंक्शन को कॉल करते हो तो ब्रैकेट्स के अंदर आप जो पैरामीटर्स देते हो उन्हें आप बोलते हो एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम थ्योरी क्लास में कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन
प्रोटोटाइप क्या होता है और फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे थ्योरी क्लास के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला है क्या जो पैरामीटर वैल्यू आप पास करते हो फंक्शन कॉल करते टाइम उन्हें आप एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हो, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट इज फंक्शन प्रोटोटाइप स्पेसिफाइज अ फंक्शन नेम रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको कोई फंक्शन यूज़ करना है सी लैंग्वेज के अंदर तो आपको पहले उसका प्रोटोटाइप देना पड़ता है जिसके अंदर फंक्शन का नाम क्या होगा, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा और उसके अंदर पैरामीटर्स कौन से आएंगे ये बताना पड़ता है। लास्ट फोर्थ है आपका अ फंक्शन मे एंड मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू, बिल्कुल ठीक बात है। आपका फंक्शन चाहे तो रिटर्न कर भी सकता है वैल्यू या फिर आप चाहो तो उसे रिटर्न नहीं भी करवा सकते हो, ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी नहीं होता है। तो इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि हर एक डेफिनेशन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट आनी चाहिए, तो ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे मस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मे और मे नॉट, ठीक है। फंक्शन के अंदर डेफिनेशन में आप रिटर्न स्टेटमेंट डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो, डिपेंड करता है आपका फंक्शन किस टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यदि सी भाषा में वेरिएबल की भंडारण क्लास, मतलब स्टोरेज क्लास की यहाँ पे बात कर रहे हैं। स्टोरेज क्लास भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है सी लैंग्वेज के अंदर। हम यूज़ करते हैं 4 स्टोरेज क्लास का, ठीक है। कौन कौन सी होती है, एक होती है ऑटो, एक होती है स्टैटिक, एक है रजिस्टर और एक है एक्सटर्न, ठीक है। यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, तो मैं डिस्कस कराऊंगी आपको इन चारों के बारे में। काफ़ी आसान है ये टॉपिक, ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे ये है आपकी स्टोरेज क्लास जिन्हें बोलते हैं भंडारण क्लास, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, भंडारण क्लास, स्टोरेज क्लास। अब ये होती क्या है, यूज़ क्यों करते हैं, ये डिस्कस करेंगे बाद में। यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आप सी लैंग्वेज में कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो रजिस्टर स्टोरेज क्लास को यूज़ करके, तो इस पर निम्न में से कौन सा ऑपरेटर लागू नहीं किया जा सकता। तो हर लैंग्वेज में ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे बोला है कौन सा ऑपरेटर रजिस्टर वाले वेरिएबल पे नहीं अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क, सेकंड इज 2 डैश, थर्ड इज एंड, इसे बोलते हैं एड्रेस, एंड फोर्थ इज आपका प्लस प्लस, इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका माइनस माइनस क्या है, आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट भी होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है, और प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि रजिस्टर वाले वेरिएबल पे कौन सा ऑपरेटर नहीं यूज़ कर सकते। तो देखो एक बात सुनो, आप एड्रेस ऑफ, इसे बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते रजिस्टर वेरिएबल के साथ। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हो रजिस्टर क्या होते हैं। रजिस्टर आपकी एक इनबिल्ट मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई एड्रेस होता ही नहीं है। तो अगर रजिस्टर्स का एड्रेस ही नहीं है तो आप उसके साथ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये तीनों वेरिएबल्स जो होते हैं आपके ऑटो वाले, स्टैटिक और एक्सटर्न, ये होते हैं रैम के अंदर, लेकिन जो आपका रजिस्टर है ये आपका होता है सीपीयू के अंदर। तो इसीलिए आप यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करोगे। हम अपनी क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे स्टोरेज क्लास को, ठीक है, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है, लेकिन ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीमोस। सीमोस की फुल फॉर्म पूछी है, विच इज़ अ कंप्यूटर चिप रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग सेटिंग्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो ये चिप होती है जो आपके कंप्यूटर में स्टोरिंग सेटिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसे अच्छे से याद कर लो। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे आपको हर एक लेटर का मतलब पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे कंफ्यूजिंग सारे क्या है ना, नेम्स यहाँ पे गिवन है। कॉम्प्लीमेंट्री देखो तीनों में आ रहा है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, मेमोरी नहीं आएगा, मेटल ऑक्साइड सिस्टम नहीं आएगा,
और कॉमन नहीं आएगा, ये गलत है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इज द फुल फॉर्म ऑफ सीमोस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन एड्स कंटेंट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड टू योर वर्ड डॉक्यूमेंट। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, आप सब लोग इसको आराम से कर सकते हो। देखो क्या है इसमें, बोला है कि किस ऑपरेशन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, क्लिपबोर्ड पे रखा हुआ कंटेंट ऐड कर सकते हो वर्ड डॉक्यूमेंट पे। तो क्लिपबोर्ड पे कंटेंट आता कब है, अगर आपने किसी कंटेंट को या तो कट किया हो या तो आपने कॉपी किया हो, ठीक है। या तो आपने किसी कंटेंट को कट कर लिया है या फिर उसे कॉपी कर लिया है, तो वो आपके क्लिपबोर्ड पे कुछ टाइम तक रहता है, ठीक है। जब तक आप उसे पेस्ट ना कर लो वो रहता है क्लिपबोर्ड पे, ठीक है। और जैसे ही आपने उसे पेस्ट करा और आपने कुछ और नेक्स्ट कट या कॉपी कर लिया, तो आपका पहला वाला जो कंटेंट था क्लिपबोर्ड से वो हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि क्लिपबोर्ड पे रखा हुआ कंटेंट कब आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड होगा। तो देखो हमने कट या कॉपी कुछ भी करा हो, क्लिपबोर्ड पे आ गया कंटेंट, अब इसके बाद आपको वहाँ से उठाना है कंटेंट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, वहाँ से उठा के आपको अपने वर्ड में ऐड करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड करना है। तो मतलब आपको पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा कि क्लिपबोर्ड पे कंटेंट कैसे आएगा, यहाँ पूछा है क्लिपबोर्ड से कंटेंट को निकाल के ऐड करना है वर्ड डॉक्यूमेंट पे, तो क्या यूज़ करोगे, तो यूज़ करोगे पेस्ट का, ठीक है। आप यहाँ पे पेस्ट का यूज़ करोगे। और इन तीनों की शॉर्टकट कीज़ क्या होती है, काफ़ी आसान है। आई होप मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करेंगे, ठीक है। कई बार बच्चे पेस्ट की शॉर्टकट की में कंफ्यूज हो जाते हैं। कट कॉपी तो बहुत ही आसान है, लेकिन पेस्ट में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको पता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो क्या हो जाए और रिफ्रेश हो जाए एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6th, व्हाट इज़ द साइज ऑफ सोर्स पोर्ट इन टीसीपी हेडर। अब टीसीपी आप जानते हो क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपको टीसीपी हेडर के बारे में पूछा है। टीसीपी हेडर के अंदर सोर्स पोर्ट भी होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट भी होता है, और भी बहुत सारे क्या होते हैं, फील्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे आपसे सोर्स पोर्ट का साइज़ पूछा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट, क्या बोलो, डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि टीसीपी हेडर को याद करना पड़ेगा आपको। मतलब इसमें इम्पॉर्टेंट जो फील्ड होती है उसका साइज़ आपको याद करना पड़ेगा, और यहाँ पे तुक्का आप नहीं लगाओगे। अगर आपको नहीं आता है एग्ज़ाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो उसको छोड़ देना बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके नंबर कट सकते हैं। तो यहाँ पे 16 बिट्स का होता है, ठीक है। यहाँ बाइट्स भी है और बिट्स भी है, तो आपको ध्यान देना है। टीसीपी हेडर को आपको पढ़ाऊँगी मैं। टीसीपी हेडर के अंदर सोर्स जो पोर्ट है आपका, कि कहाँ से आपका जो भी पैकेट है वो ट्रैवल होना स्टार्ट हुआ है, उस सोर्स का एड्रेस क्या है, तो वो एड्रेस का जो साइज़ है वो आपका 16 बिट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। मैं आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को इन डिटेल में एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर ये है तो क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7th, सी भाषा में निम्नलिखित में से किसका उपयोग डेटा प्रकार या वेरिएबल के भंडारण आकार का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। साइज ऑफ, वॉइड, कॉन्स्ट या फिर टाइप डेफ, ये सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। यहाँ पे इसका आंसर है साइज ऑफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक ऑपरेटर होता है, ये क्या होता है, ऑपरेटर से बोलते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर, और ये आपका होता है यूनरी ऑपरेटर। क्या होता है ये, यूनरी ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड को लेता है अपने ब्रैकेट के अंदर, जिसका आपको साइज़ निकालना है। तो अगर आपको किसी भी डेटा के टाइप का, डेटा टाइप या फिर किसी वेरिएबल का जो आपने खुद से बनाया अपने प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में, इन दोनों में से किसी का भी अगर आपको साइज़ निकालना है, तो इसके लिए आप यूज़ करोगे साइज़ ऑफ ऑपरेटर का, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए बता देती हूँ आपको यहाँ पे, जैसे कि कैर है। कैर है आपका एक डेटा का टाइप। करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 1 बाइट का होता है, ठीक है। बात करें अगर इंट की, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका होता है 2 बाइट्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आपके
डेटा के टाइप्स के क्या होते हैं, फिक्स्ड साइज होते हैं, और आपके वेरिएबल जो आप क्रिएट करते हो इनके भी साइज होते हैं। कैसे होते हैं, कैसे निकालते हैं, ये डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे पूछा गया था कि किसी भी डेटा के टाइप या फिर वेरिएबल के साइज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पे इसका आंसर है साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, ये आपका होता है यूनिरी ऑपरेटर, जहाँ पे यूनिरी का मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड को लेगा, इसलिए यूनिरी ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में किन्हीं भी दो नोड्स के बीच संचार बहुत तेज है। यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी जो आपका नेटवर्किंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो यहाँ आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी होती है। बेसिकली टोपोलॉजी का मतलब क्या है कि किस तरीके से आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है नेटवर्क के अंदर, इसे बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, तो आपके पास वेरियस टाइप की टोपोलॉजी अवेलेबल है, जैसे कि आपकी बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है, और आपकी होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, ये आपकी सभी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज अवेलेबल है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। ठीक है, ये आपका हाइब्रिड है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है किस नेटवर्क टोपोलॉजी में किन्हीं दो नोड्स, अब यहाँ पे नोड्स का मतलब क्या है, जो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये आपके डिवाइसेस है। ठीक है, इनको हम नोड्स भी कहते हैं। ठीक है, नोड्स कह लो या फिर डिवाइसेस कह लो। तो किस पर्टिकुलर टोपोलॉजी के अंदर जो दो नोड्स हैं इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो सबसे फास्टेस्ट होता है। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट कम्युनिकेशन होता है आपकी मैश टोपोलॉजी में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी है, मतलब अगर मान लो दो नोड्स के बीच में एक कनेक्शन टूट गया तो वो किसी दूसरे रूट से भी अपना डेटा सेंड कर सकता है, तो ये काफ़ी रिलायबल टोपोलॉजी होती है। मोस्ट रिलायबल और मोस्ट फास्टेस्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आपका आता है मैश टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इन सबको डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो सी लैंग्वेज से काफ़ी सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं अभी तक, आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चन हम देख चुके हैं 9 क्वेश्चन में ही। तो सी लैंग्वेज तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको। देखो यहाँ पे क्या है, सी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वैध कीवर्ड नहीं है। तो हर लैंग्वेज में क्या होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स होते क्या हैं ये भी सुन लेते हैं, एक मिनट रुको। कीवर्ड्स आपके होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। क्या होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स, जिनका मतलब पहले से ही सी की लाइब्रेरी में रखा होता है। मतलब सी की लाइब्रेरी में उसकी डेफिनेशन पहले से ही अवेलेबल होती है। जैसे आप उन वर्ड को टाइप करते हो, सी को, जो सी का कंपाइलर है बेसिकली, उसको ये आइडिया मिल जाता है कि इस वर्ड का क्या मतलब है। जैसे कि आपका इफ़ हो गया, इफ़ हो गया, ब्रेक हो गया, कॉमा लगाओ, ब्रेक हो गया। ठीक है, कंटिन्यू हो गया, रिटर्न हो गया। तो ये सारे क्या हैं, आपके कीवर्ड्स हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है जो आपके लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ बोला है इनमें से ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो आपके सी लैंग्वेज में नहीं होता है। टाइप, ऑटो, ब्रेक या फिर इनम। तो यहाँ पे इसका आंसर है टाइप। टाइप कोई कीवर्ड नहीं होता है। ठीक है, टाइप इज़ नॉट अ कीवर्ड। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटो, ब्रेक और इनम ये सब क्या है, आपके कीवर्ड्स हैं सी में, लेकिन टाइप कोई कीवर्ड नहीं है आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। सी भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सा ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, पूरे एरे की बजाय एरे का एक हिस्सा फंक्शन में पास किया जा सकता है। अब एरेस क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं एक बार शॉर्ट में। एरेज आपके होते हैं क्या, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, एरेज आपके होते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। क्या होता है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जो आप खुद से डिफाइन करते हो। और यहाँ पे
आप इसके अंदर सिर्फ होमोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स को ही स्टोर कर सकते हो। या तो आपका एरे सिर्फ करेक्टर्स का होगा, या फिर सिर्फ इंट का होगा, या फिर सिर्फ फ्लोट का होगा, ठीक है। तो एरेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक ही टाइप के अलग अलग वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इसका साइज़ भी आपको डिफाइन करना होता है। और एरे दो टाइप के होते हैं, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे। आपके सिलेबस में सिर्फ ये दोनों ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो एरेज होते हैं वो आपके होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ बोला है कि अगर आपको फंक्शन में पास करना है एरे, तो पूरा एरे ना पास करके आप सिर्फ उसका कोई हिस्सा भी पास कर सकते हो। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। देखो इस तरीके से मैं सिंटेक्स लिखती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं इंट, मान लो ये इंट टाइप का एरे है, इंट इसका टाइप हो गया एरे का। यहाँ पे एरे का नाम मान लो है एरे ARR1, ये नाम है आपके एरे का। और ब्रैकेट में आपके ये आपके हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर आपको साइज़ देना है कि कितने साइज़ का आपका एरे है। मान लो हमने 5 लिख दिया और फिर सेमीकोलन। तो यहाँ पे मेमोरी के अंदर, ये आपको दिखाई नहीं देगा, मेमोरी के अंदर क्या होगा, आपको 5 प्लेस मिल जाएगी, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4। देखो है तो ये 5 प्लेसेस, साइज 5 है इसका, लेकिन इसकी जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होती है 0 से। तो ये भी याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार कि एरे की जो इंडेक्सिंग है वो किससे स्टार्ट होती है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एरे में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 इंडेक्स से, ठीक है, एरे इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट ठीक है, सेकंड देखते हैं क्या है। अंकीय एरे तत्वों को प्रारंभिक मान निर्दिष्ट नहीं किया जा सकते यदि एरे को पॉइंटर वेरिएबल के रूप में परिभाषित किया गया हो। तो ये भी ठीक बात है, किस तरीके से पॉइंटर वेरिएबल का हम यूज़ करेंगे एरे के साथ, ये भी एक्सप्लेन करूँगी आपको क्लास में। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड इज करेक्ट, दोनों 1 और 2 दोनों ही कथन ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो लर्नर सारथी चैनल को। और जो भी बच्चे नए हैं वो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से बताओ कि यहाँ पे पार्ट 1 की तैयारी हो रही है। और देखो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे कमेंट में आपके कमेंट्स चाहिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो रीजनिंग की क्लासेस भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी UPPCL के लिए। रीजनिंग की क्लासेस अगर आप चाहते हो स्टार्ट हो जाए तो सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है रीजनिंग क्लास, ठीक है। रीजनिंग लिख दोगे आप तो मुझे यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कि आपको रीजनिंग क्लास में इंटरेस्ट है। तो डेफिनेटली आपको रीजनिंग की क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ दिन बाद आपके सामने GS के लेक्चर्स भी आने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको रीजनिंग की क्लास चाहिए तो आप कमेंट में रीजनिंग लिख सकते हो, जिससे मुझे आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लास को बढ़ाते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की। देखते हैं यहाँ पे क्या है, बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या फिर गलत है। तो यहाँ आपसे पूछा है कि 2 स्टेटमेंट दी हुई है, ये दोनों सही है या फिर गलत है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इज FTP को डाउनलोड बाधित होने के बाद फिर से डाउनलोड शुरू करने की क्षमता के साथ मुख्य रूप से बड़ी फाइल स्थानांतरण के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। देखो FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल करके आप फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो बिटवीन द कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है कि मान लो आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, आप इंटरनेट की हेल्प से कोई फाइल डाउनलोड करते हो और डाउनलोड करते टाइम आपका इंटरनेट कनेक्शन मान लो चला गया, या फिर कोई और रीज़न की वजह से आपका डाउनलोड बीच में ही रुक गया, वो क्या हो गया, बाधित हो गया। तो फिर से FTP क्या करता है, उसे वहीं से ही रिज्यूम कर देता है, उसे वहीं से ही स्टार्ट कर देता है। तो ये फैसिलिटी कहाँ पर है, FTP में है। और इसके साथ साथ ये बड़ी बड़ी फाइल को एक दूसरे कंप्यूटर के बीच में क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है और एक्सचेंज कर सकता है। तो ये इसकी फैसिलिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इज किसी भी डेटा के प्रवाहित होने से पहले TCP दोनों सिरों पर कनेक्शन स्थापित करता है। ये भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। देखो ये मान लो आपका सेंडर नोड है। देखो नोड और कंप्यूटर सेम बात होती है, ठीक है। नोड आपकी टेक्निकल टर्म होती है कंप्यूटर के लिए। देखो ये आपका सेंडर है S है और ये आपका रिसीवर है R है, ठीक है। इनके बीच में कनेक्शन हो रहा है यूजिंग TCP।
देखो अगर कनेक्शन के लिए आप टीसीपी का इस्तेमाल कर रहे हो, आप कनेक्शन के लिए यूडीपी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो अगर आप टीसीपी का इस्तेमाल कर रहे हो कनेक्शन बनाने के लिए, तो टीसीपी इंश्योर करता है कि दोनों सिरे आपका सेंडर और रिसीवर पे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए, उसी के बाद आप डेटा को ट्रांसफ़र करोगे। तो इसे बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं टीसीपी को। और टीसीपी किस लेयर पे काम करता है ये भी कई बार मैंने देखा है, पूछा गया है। तो टीसीपी काम करता है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। टीसीपी और यूडीपी दो प्रोटोकॉल्स है ट्रांसपोर्ट लेयर के, अभी आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आपके बोथ करेक्ट है। टीसीपी दोनों सिरों पर कनेक्शन स्थापित भी करता है और एफटीपी भी क्या करता है? डाउनलोड बाधित होने के बाद फिर से डाउनलोड स्टार्ट कर देता है और बड़ी बड़ी फाइल्स को एक्सचेंज करने की हेल्प में आता है। तो यहाँ पे बोथ करेक्ट, 1 और 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर आपका है 12। इन ASP.NET, ASP की फुल फॉर्म होती है एक्टिव सर्वर पेजेस। ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे है एक्टिव सर्वर पेजेस, ठीक है। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन ASP.NET ईच सेशन यूजेज अ यूनिक डैश बिट्स आइडेंटिफायर। देखो हर एक सेशन के अंदर कुछ बिट्स होती हैं जो उसे आइडेंटिफाई करती हैं। तो वो कितने बिट्स होती हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर है 120 बिट्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सिंपली याद ही करना पड़ेगा कि कितनी बिट्स होती है, ठीक है। बाकी डिटेल में हम करेंगे अपनी क्लास के अंदर। तो यहाँ पे ASP की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और ये आपकी क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको फंक्शन का जो आंसर आएगा वो बताना है। देखो यहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है। देखो यहाँ पे क्या है? इंट एफ इंट एक्स कॉमा इंट वाई। तो यहाँ पे आपको फंक्शन डेफिनेशन दी है, इसे बोलते हैं क्या? फंक्शन डेफिनेशन। तो आपको फाइनली इसका आंसर बताना है। तो मैं आपको यहाँ पे साफ साफ लिख के बताती हूँ। देखो ऐसे लिखते हैं इसको, इंट एफ इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक है। यहाँ पे जो f है ये आपका फंक्शन नेम है, फंक्शन का नाम क्या है? f है। जो स्टार्टिंग वाला इंट है ये आपका रिटर्न टाइप है, रिटर्न का टाइप है, मतलब आपका फंक्शन एट द एंड किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। इसके बाद जो यहाँ पे कॉमा करके दो अलग अलग वेरिएबल है, इंट x और इंट y, ये आपके दो अलग अलग क्या हैं? दो आपके पैरामीटर्स हैं। क्या है? पैरामीटर्स। और ये आपके हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी क्या होते हैं आपके फॉर्मल या एक्चुअल पैरामीटर्स, लेकिन आपके थ्योरी वाली क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पैरामीटर्स आपके इंटीजर टाइप के हैं। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको फंक्शन डेफिनेशन दी है, मतलब जो f फंक्शन है जिसे आप कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, कॉल करने पे क्या करने वाला है, ये इसका क्या ऑपरेशन है। ये यहाँ पे इसके करली ब्रेस के अंदर, यहाँ पे ऐसे हम करली ब्रेस लगाते हैं, ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पे लिखते हैं इसकी बॉडी। ये फंक्शन कॉल जब करेंगे तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना आपको, देखो f मतलब फंक्शन का नाम, ब्रैकेट में 3,9, इसे बोलते हैं फंक्शन कॉल। ये क्या है? आपकी फंक्शन कॉल है ये, ठीक है, फंक्शन कॉल। जब आप फंक्शन कॉल करते हो तभी उसकी डेफिनेशन पे कंट्रोल जाता है और जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे जो ये 3 है ना, ये आपकी x की वैल्यू बन जाती है और जो आपका 9 है ये आपकी y की वैल्यू बन जाएगी। बिकॉज देखो यहाँ पे दो पैरामीटर्स है 3 और 9,
और जो डेफिनेशन है उसके अंदर इंट एक्स और इंट वाई है। तो मतलब जो एक्स है यहाँ पे ये आपका 3 आपने पास करा है कॉल करते टाइम, ठीक है, और जो आपका वाई है यहाँ पे आपने 9 पास किया है। मतलब एक्स के अंदर वैल्यू 3 आ गई और वाई के अंदर वैल्यू 9 आ गई। तो जो आपके ये पैरामीटर्स 3 और 9 है ये आपके कहलाते हैं एक्चुअल पैरामीटर, मतलब एक्चुअल वैल्यू जो आप पास कर रहे हो, ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर्स ये होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर ऊपर से बता दिया है काफ़ी कुछ। अब देखो यहाँ पे होने क्या वाला है। तो यहाँ पे देखो जैसे हम इसे कॉल करते हैं, जैसे कि आपने F3,9 सेमीकोलन पास किया, कॉल किया, वैसे ही यहाँ पे x की वैल्यू 3 हो गई, 9 की वैल्यू आपकी y में आ गई। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई कर दो और x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई करना है और फिर प्रिंट एफ करना है। अब प्रिंट एफ आपका एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें करनी है और फिर आपको प्रिंट एफ करना है। तो यहाँ पे कलर चेंज करके बताती हूँ क्या होगा, यहाँ समझते हैं। देखो जैसे आपने कॉल किया x की वैल्यू यहाँ पे इस वक्त क्या बन गई 3 और y की वैल्यू क्या बन गई 9 बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या करना है x प्लस वाई करना है, इसके बाद सेमीकोलन, फिर यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई करना है सेमीकोलन और फिर x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई करना है सेमीकोलन और फिर प्रिंट करनी है वैल्यू को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होने क्या वाला है, जैसे ही x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हुआ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 प्लस 9 हो जाएगा और ये वैल्यू किस में आ जाएगी, x में आ जाएगी। तो 3 प्लस 9 मतलब 12, तो x के अंदर यहाँ पे आंसर आ गया आपका 12, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट से x की वैल्यू अब 12 हो गई, अब ये 3 नहीं है, ये 12 हो गई है, क्लियर। इसके बाद देखो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, मतलब y के अंदर आपको x माइनस वाई करना है। तो अभी x क्या है, यहाँ पे आपको अपडेटेड वैल्यू लेनी है। तो x क्या बन गया आपका 12 बन गया, तो यहाँ पे 12 लेंगे, 12 माइनस वाई तो आपका 9 ही था तो 9 लेंगे। तो 12 में से 9 जाएंगे, जो वैल्यू आएगी वो वापस से y में असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी y के अंदर वो क्या आएगी, 12 माइनस 9 इज़ 3। तो यहाँ पे y की वैल्यू अब 9 नहीं है 3 हो गई, क्लियर हो गया। इसके बाद x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई करके वैल्यू को x में डलवाना है। तो अभी x क्या है आपका, अभी x आपका 12 है, तो 12 यहाँ आया, माइनस y क्या है आपका अभी 3 है, तो 3 यहाँ आया, माइनस करा, आंसर आया आपका 9 और फिर आपको ये 9 वैल्यू डलवानी है किसके अंदर, x के अंदर। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर आपने नोटिस करी तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, x की वैल्यू अब बन गई 9। तो यहाँ पे वो चीज़ नोटिस करने वाली क्या थी बताती हूँ आपको। देखो एक्चुअली में ये जो ऑपरेशंस लिखे हुए हैं ना, ये आपका स्वैपिंग के लिए ऑपरेशन है। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, स्वैपिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल है तो उनकी वैल्यू जब आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा तो वो बदल के आ जाएगी स्क्रीन पर। मतलब स्टार्टिंग में आपने देखा कि x की वैल्यू क्या थी 3 थी, y की वैल्यू क्या थी 9 थी, लेकिन अब क्या हुआ, फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ तो x क्या बन गया 9, y बन गया 3। तो यहाँ पे हो गई स्वैपिंग, x क्या बन गया 9 और y क्या बन गया आपका 3 बन गया, ठीक है। अब इसके बाद जब ये सारे स्टेटमेंट्स चल गई तो एंड में आपका प्रिंट एफ चल जाएगा और प्रिंट एफ में आपको प्रिंट करनी है x और y की वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, प्रिंट करने के लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना होता है, इसे बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब ये क्या होता है, ये काफ़ी टाइप के होते हैं, %d, %f, %c, %s, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के लिए आपको अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि आपके जो वेरिएबल x और y है वो इंट टाइप के हैं, तो इंट के लिए हम यूज़ करते हैं %d का, %d का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रिंट करनी है x और y की वैल्यू। तो आप जानते हो कि x के अंदर अभी क्या है 9 है और y के अंदर 3 है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा, जो आपकी वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट होगी वो क्या होगी 9 और 3। तो यहाँ पे देखो इतना कुछ करके आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने आपको काफ़ी लॉन्ग तरीके से बताया है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे हर एक टर्म एक्सप्लेन करी है, लेकिन अगर एक बार आप समझ लोगे ना तो आप बिल्कुल सेकेंड में इसका आंसर निकाल दोगे, ठीक है। तो अगर मैं इसे करती ना अपने तरीके से तो मैं इसको विद इन सेकेंड्स
30 सेकंड्स के अंदर इसका आंसर निकल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है 9,3, मतलब x की वैल्यू आपकी क्या है 9 है, y की 3 है, जो पहले लिखा होता है उसकी वैल्यू पहले आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई डाउट है मन में तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो अपना कमेंट, मैं वहाँ पे उसको रिजॉल्व कर दूँगी। ठीक है, आगे ऐसे बहुत से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस के अंदर और काफ़ी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कर दूँगी ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो यहाँ पे क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है सी भाषा में निम्न यूनियन वेरिएबल घोषणा पर विचार करें। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, वेरिएबल क्रिएट किया है सी लैंग्वेज में यूनियन का इस्तेमाल करके। तो यूनियन और स्ट्रक्चर, यूनियन और स्ट्रक्चर दो इंपॉर्टेंट यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स है जिन्हें मैं डिस्कस कराऊंगी अपनी क्लास के अंदर। देखो यहाँ पे ये बात है कि आपने डेटा 1 नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है यूनियन का इस्तेमाल करके। तो आपको बताना है इसका साइज़ कितना होगा मेमोरी के अंदर, ये कितने बाइट्स में रिप्रेजेंट करा जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। अगर आपको आता है तो विद इन सेकेंड्स इसका आंसर निकल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, यदि कैर, इंट और फ्लोट वेरिएबल को क्रमश 1, 2 और 4 बाइट्स मेमोरी स्पेस आवंटित किया जाता है तो यूनियन वेरिएबल डेटा 1 की मेमोरी साइज़ कितनी होगी। यहाँ पे गिवन है जो आपका कैर टाइप है उसको हमने 1 बाइट कंसीडर करना है और ये होता भी है। जो आपका इंट है, इंटीजर टाइप, वो आपका है 2 बाइट्स का, और जो आपका फ्लोट है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो आपका 4 बाइट से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर इनके साइज़ गिवन है तो आपको डेटा 1 जो ये है इसका साइज़ निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे है यूनियन, आपको यूनियन कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन डेटा, ये आपका नाम है। ठीक है, ये आपका नाम है। इसके बाद इंट ए है इसके अंदर, फ्लोट बी है इसके अंदर, और कैर स्ट्रिंग 20 है। तो ये आपका एरे है। ये क्या है, आपका एरे है, कैरेक्टर टाइप का एरे है ये, और इसका नाम क्या है, स्ट्रिंग नाम है। स्ट्रिंग इसका नाम है, कैर टाइप का ये एरे है, और 20 इसका साइज़ है। तो यहाँ पे आपको बताना है टोटल डेटा 1 कितने बाइट्स का है। तो देखो यहाँ पे एक आपका इंट है, एक आपका फ्लोट है सेकंड पे, और जो थर्ड है ना आपका, ये एक्चुअली में 3 नहीं है, ये एक्चुअली में थर्ड नंबर पे नहीं है। यहाँ पे टोटल 20 आपके वेरिएबल्स हैं। तो ये आपके 20 हैं, ये टोटल थर्ड नंबर पे आपके 20 वेरिएबल्स हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, एक बार फिर समझो। इंट ए मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक वेरिएबल है, फ्लोट बी मतलब क्या है आपका ये एक वेरिएबल है, और कैर स्ट्रिंग 20 मतलब क्या है कि ये 20 वेरिएबल्स है। मतलब अगर आप जानते हैं एरे, मैंने आपको बताया था ऊपर कि एरे क्या होता है, इस टाइप से आप एरे बनाते हो अपनी मेमोरी के अंदर, आप 20 स्पेस दे रहे हो। ठीक है, कैरेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए, और इस एरे का नाम क्या है, स्ट्रिंग नाम है इस एरे का। ठीक है, तो यहाँ पे 20 स्पेस आपको मिल जाएगा मेमोरी, मतलब यहाँ पे 20 कैरेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे आप 20 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो और एक कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट का है, तो 20 कितने के हो जाएंगे, 20 बाइट्स के हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, अगर एक कैरेक्टर का साइज़ 1 बाइट है तो यहाँ पे 20 बनेंगे ना, 20 अलग अलग क्या है साइज़ मिल गया है आपको, 20 अलग अलग आपके बॉक्सेस बन जाएंगे, लगा लो इस तरीके से। ठीक है, तो अलग अलग बॉक्सेस के अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर स्टोर करवाने की फैसिलिटी मिलती है एरे से। तो यहाँ पे अगर कैर जो है 1 बाइट का होता है तो 20 कैर आपके 20 बाइट्स के यहाँ पे हो गए, प्लस में आपका जो इंट है वो आपका एक ही है, तो मतलब वो आपका 2 बाइट्स का हो गया। और इसके बाद जो आपका फ्लोट है वो भी एक है, तो वो कितना हो गया, 4 बाइट्स का हो गया। ठीक है, इस टाइप से हो गया। तो यहाँ पे 20 बाइट्स, 2 बाइट्स और 4 बाइट्स। अब यहाँ पे अगर ये होता स्ट्रक्चर, यहाँ पे यूनियन ना हो के अगर ये स्ट्रक्चर होता तो यहाँ पे जो इसका साइज़ बनता है वो बनता 20 + 6, 26 बाइट्स। अगर ये क्या होता आपका स्ट्रक्चर, लेकिन ये तो हमारा यूनियन है, तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका 20 बाइट। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पे समझते हैं। जो आपका होता है यूनियन, उसके अंदर क्या होता है, जिस भी आपके वेरिएबल का साइज़ सबसे लार्जेस्ट होता है उसी साइज़ को कंसीडर करते हैं एज अ साइज़। मतलब जो डेटा 1 है इसका साइज़ क्या होगा, जो इन तीनों में से सबसे बड़ा साइज़ वाला होगा। तो यहाँ पे
इस डेटा वन जो आपका एक यूनियन टाइप का वेरिएबल है, इसका साइज आपका 20 बाइट्स होगा, ना कि 26 बाइट्स। लेकिन अगर ये होता है स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हम तीनों के साइज को ऐड करके 26 बाइट आंसर निकाल देते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी क्लास के अंदर कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है 20 बाइट्स, मतलब आपको वो वाला साइज़ चूज़ करना है जो सबसे लार्जेस्ट है। जिस भी वेरिएबल का साइज़ सबसे लार्जेस्ट होगा उसको आप एज अ यूनियन वेरिएबल का साइज़ चूज़ कर लेते हो। ठीक है, अभी तक इतना ही समझो, आगे इन डेप्थ पढ़ेंगे अपनी क्लास के अंदर, ताकि अगर वहाँ पे आपको कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लें तो आप आंसरेबल वहाँ पे हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट इज 15 क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेज डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द सीपीयू। सीपीयू से डायरेक्टली इंटरेक्ट करने वाला स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है। आप जानते हो सीपीयू के अंदर क्या होते हैं, दो टाइप के आपके मेन स्टोरेज होते हैं, आपके सेकेंडरी स्टोरेज और आपके प्राइमरी स्टोरेज। सेकेंडरी के अंदर आपका आता है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क एक्सेट्रा। और अगर हम बात करें प्राइमरी के अंदर आपका आता है रैम और रोम। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते भी हो कि रैम आपकी होती है मेन मेमोरी। तो जो आपका प्राइमरी स्टोरेज होता है ना, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है सीपीयू के साथ। ठीक है, और हार्ड डिस्क आपके डायरेक्टली इंटरेक्ट में नहीं होती। हार्ड डिस्क से डेटा पहले रैम में आता है और फिर जाता है सीपीयू के पास। हार्ड डिस्क में कोई डेटा अगर है तो रैम में आएगा पहले और फिर जाएगा सीपीयू के पास। मतलब सीपीयू से डायरेक्टली कौन बात करता है, रैम बात करती है। और रैम क्या है, आपका एक टाइप ऑफ प्राइमरी स्टोरेज है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्लियर हो गया। अगर आपको रैम की फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। सी भाषा में स्थानीय वेरिएबल को डैश बनाने से वे फंक्शन कॉल के बीच अपने मान कायम रख सकते हैं। सी लैंग्वेज तो आपके लिए लगा लो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगा लो रामबाण आपके लिए सी लैंग्वेज। अगर आपने सी लैंग्वेज ढंग से कर ली ना तो आराम से आप 9 to 12 नंबर ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज से ही। ठीक है, 50 नंबर में से 9 से 12 नंबर आपका सी लैंग्वेज ही दिला रहा है। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ बोला गया है सी भाषा में स्थानीय वेरिएबल को डैश बनाने से वे फंक्शन कॉल के बीच अपने मान को कायम रख सकते हैं। तो यहाँ पे स्थानीय वेरिएबल का मतलब है लोकल वेरिएबल। जो आपके लोकल वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल्स आपके दो टाइप के होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल को मैं इनमें से किस स्टोरेज क्लास में रखूँ कि फंक्शन कॉल करते टाइम जो उसका वैल्यू है वो स्टोर रहे, मतलब अलग अलग फंक्शन कॉल हो रही है। ठीक है, लेकिन तब भी उसकी जो वैल्यू है वो जो पहले फंक्शन कॉल ने बना के रखी है वही यूज़ होगी, बार बार चेंज नहीं होगा। तो इसमें आपको स्टैटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टैटिक स्टोरेज क्लास के साथ अगर आप वेरिएबल क्रिएट करोगे तो वो क्या करेगा, अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखेगा। वैल्यू विल बी रिटेन्ड ड्यूरिंग फंक्शन कॉल्स। अब ये होता कैसे है ये डिस्कस करेंगे अपनी थ्योरी क्लास में, विद एग्जाम्पल आपको बताऊंगी ताकि आपके दिमाग से ये बात निकले ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 16 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर क्लास पसंद आई है और लाइक नहीं करी है आपने तो जल्दी जाओ और लाइक करो पहले, और सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आगे आने वाली सारी क्लास आपको आराम से मिल जाए, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली इंक्लूड्स द core set of .NET common exception type data types and numerous other fundamental building blocks। तो यहाँ पे बोला है इनमें से कौन सा एक ऐसा क्या है असेंबली है जो इंक्लूड करती है क्या क्या, .NET के कॉमन एक्सेप्शन टाइप को, डेटा के टाइप्स को और न्यूमरस अदर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को। तो .NET के हर एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक को कौन सी असेंबली अपने अंदर रखती है। तो यहाँ पे इसका आंसर है MSCORLIB, मतलब mscore lib.dll एंड system.dll। ठीक है, तो mscore lib.dll एंड system.dll ये दोनों क्या है आपके इंपॉर्टेंट असेंबली है .NET के लिए। तो इसको तो आपको एज इट इज याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर आपका है 18।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉल्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके ओएस के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फॉल्स बोली गई है। देखो पहला क्या है, इट इंश्योर्स दैट कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट्स लाइक हार्ड डिस्क एंड रैम नेवर क्रैश और माल फंक्शन। ये कैसे पॉसिबल है, आपका जो ओएस है, ओएस क्या होता है, आपका विंडोज़ है, आपका लिनक्स है, आपका मैक है, मतलब मैकिनटोश है, तो ये आपके ओएस है। तो क्या ये इंश्योर करते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क और रैम कभी क्रैश ही ना हो। देखो इसका कोई मतलब नहीं होता, आपके ओएस के हाथ में नहीं है कि आपके फिजिकल डिवाइसेस जो आपके हार्डवेयर डिवाइस है वो कब ख़राब होंगे या फिर नहीं होंगे, तो उनके क्रैश या उनके माल फंक्शन की गारंटी आपका ओएस नहीं ले सकता। तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, इसीलिए आंसर इसका 1 है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखते हैं क्या है। इट वर्क्स एज अ रिसोर्स मैनेजर, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपके सिस्टम पे मल्टीपल काम हो रहे हैं और हर एक काम को एक एक रिसोर्स चाहिए, तो उसको मैनेज करने के लिए ओएस रिस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर आपको प्रिंटिंग करनी है तो प्रिंटर चाहिए आपको उस टाइम पे, ठीक है। अगर आपको गाने सुनने तो आपको स्पीकर की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो अलग अलग रिसोर्स के लिए आपको मैनेजमेंट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प। नेक्स्ट इज थर्ड, इट प्रोवाइड्स एफिशिएंट एंड फेयर शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज अमंग यूजर्स एंड और प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे बात कर रहे हैं फेयर शेयरिंग की, मतलब जो आपके यूज़र्स हैं अलग अलग, मतलब देखो एक बारी में ना मल्टीपल यूज़र्स भी आपके सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग प्रोग्राम्स भी आपके सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है ना वो सब में इक्वली बटेंगे, ये नहीं कि आप एक प्रोसेस को क्या कर दो, प्रायोरिटी प्रोवाइड कर दो और बाकी स्टारवेशन में चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। सबको फेयर शेयर मिलेगा, सबको टाइम क्वांटम के हिसाब से हार्डवेयर रिसोर्स असाइन होंगे और उस टाइम क्वांटम में आपको उसे यूज़ करना है। अगर आपका काम हो गया तो ठीक बात है, वरना दोबारा से आपको कुछ टाइम बाद हार्डवेयर रिसोर्स असाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है बात करेंगे अपनी क्लास के अंदर। तो ये ठीक बात है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट हाइड्स डिटेल ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोग्रामर एंड अदर यूजर। बिल्कुल ठीक बात है, आपके हार्डवेयर की डिटेल्स आपको नहीं पता होती है, ये हाइड करता है आपका ओएस आपसे, क्योंकि आपको उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ फंक्शनैलिटी से मतलब है। उसके पीछे क्या डिटेल्स हैं आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज की, इसकी रिक्वायरमेंट प्रोग्रामर या यूजर्स को इतनी नहीं रहती है, तो ये आपकी हाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बाकी सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की। देखते हैं यहाँ पे क्या है, देखो थोड़ा जूम करते हैं पहले, देखो यहाँ पे क्या है। If a computer system completes n processes in t seconds, then its throughput is a dash processes per second during that interval। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। यहाँ बोला है अगर आपकी कंप्यूटर ने n प्रोसेस कंप्लीट करी है t सेकंड में, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 5 प्रोसेस, 10 प्रोसेस, 20, 100, कितनी भी हो सकती है। और यहाँ पे t भी कितना हो सकता है, 20 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 50, 100, 200 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ बोला है अगर आपके सिस्टम ने n प्रोसेस कंप्लीट करी है t सेकेंड्स के अंदर, तो उसका थ्रूपुट कितना होगा। तो यहाँ पे एक टर्म है थ्रूपुट, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझो। नंबर ऑफ processes, number of processes completed per unit time, मतलब एक यूनिट टाइम में, और यहाँ पे टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं हम सेकंड्स। ठीक है, पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड के अंदर आपने कितने नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट किए, ये कहलाता है आपका थ्रूपुट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब जितना ज़्यादा आपका थ्रूपुट होगा उतना ज़्यादा आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या होगा, एफिशिएंट माना जाएगा। मतलब जितने ज़्यादा प्रोसेस आप एक सेकेंड के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे उतना ज़्यादा एफिशिएंट आपका सिस्टम माना जाता है। तो इसीलिए सिस्टम का थ्रूपुट हमेशा हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला है कि थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या होगा, तो मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोसेस मतलब n कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। अब पर का मतलब क्या होता है, अपॉन, पर यूनिट टाइम मतलब t। तो कितने नंबर ऑफ प्रोसेस पर यूनिट टाइम में कंप्लीट हुए n/t, इसे बोलते हैं थ्रूपुट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया, इसकी डेफिनेशन में ही इसका फॉर्मूला छुपा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर सेकंड में या फिर पर यूनिट टाइम में कितने प्रोसेस आपने कंप्लीट करे, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। कोई डाउट है मन में तो कमेंट में कमेंट कर सकते हो।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मल्टीमीडिया ऑथरिंग मेटाफर। यहाँ पे कौन इनमें से मल्टीमीडिया का वैलिड ऑथरिंग मेटाफर नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, हायरार्किकल मेटाफर, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मेटाफर, फ्लो कंट्रोल मेटाफर या फिर ऑटोमेटिक मेटाफर। तो ऑथरिंग जो आपके टूल्स होते हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मल्टीमीडिया में, हम डिस्कस करेंगे इन्हें। यहाँ पे आपसे पूछा इनमें से कौन सा ऑथरिंग मेटाफर नहीं है वैलिड। तो हायरार्किकल तो होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी होता है, फ्लो कंट्रोल भी होता है, लेकिन ऑटोमेटिक मेटाफर ऐसा कोई भी मेटाफर नहीं होता है। अब ये होते क्या है, क्या मतलब है, ये बात करेंगे अपनी क्लास के अंदर। तो अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की। और अभी सिर्फ आपके 5 क्वेश्चन रह गए हैं, बाकी की 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा एक शब्द संसाधक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है। वर्ड पैड तो होता है बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो होता है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस या फिर ओपन ऑफिस राइटर भी होता है, लेकिन ओपन ऑफिस इम्प्रेस आपका वर्ड प्रोसेसर नहीं है। ये बेसिकली क्या होता है, ये आपका प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हो कि हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं जिसमें हम स्लाइड्स बनाते हैं और एक टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं ग्राफिक्स के साथ। तो यहाँ पे जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट काम करता है ना, उसी तरीके से ओपन ऑफिस या फिर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस भी काम करता है, ठीक है। तो आप इसे रिलेट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के साथ, ठीक है। सेम आपका इम्प्रेस काम करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ये आपका वर्ड प्रोसेसर नहीं होता इम्प्रेस, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या फिर गलत। ओके, फर्स्ट इज, एक एनालॉग टाइमर फ्रेम आधारित एनिमेशन का उदाहरण है। मतलब जो आपका एनालॉग टाइमर होता है ना, इस टाइप से एनालॉग टाइमर, वो क्या आपका एग्जाम्पल है फ्रेम बेस्ड एनिमेशन का। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, फॉरवर्ड मैपिंग में एक से अधिक इनपुट पिक्सल को एकल आउटपुट पिक्सल पर मैप नहीं किया जा सकता। तो ये फॉल्स है। फॉरवर्ड मैपिंग का इस्तेमाल करके आप एक से ज़्यादा इनपुट पिक्सल को एकल आउटपुट पिक्सल के साथ, मतलब एक आउटपुट पिक्सल के साथ मैप कर सकते हो, ठीक है। तो फॉरवर्ड मैपिंग का मतलब बेसिकली यही होता है। तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपकी ट्रू हो गई, सेकंड आपकी हो गई फॉल्स, ठीक है, ये गलत है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, वंस एन ईमेल हैज़ बीन सेंट इट इज़ मूव्ड फ्रॉम द डैश फोल्डर टू द डैश। अगर आपने एक बार ईमेल को सेंड कर दिया तो वो इस फोल्डर से उठकर इस फोल्डर में आ जाती है। अब कौन से हैं ये फोल्डर, देखते हैं यहाँ पे। आउटबॉक्स से सेंट में, इनबॉक्स से आउटबॉक्स में, इनबॉक्स से सेंट में या फिर आउटबॉक्स से इनबॉक्स में। तो एक बात आप याद रखो, जब तक आप कोई ईमेल लिख रहे हो और आपने उसको सेंड नहीं किया है तो वो आपके आउटबॉक्स में रहती है, ठीक है। एक होता है ड्राफ्ट, एक होता है आउटबॉक्स। ड्राफ्ट का मतलब क्या है कि आपने एक ईमेल लिखी, अभी आपको सेंड नहीं करना, तो आप उसको एज अ ड्राफ्ट सेव कर सकते हो, वो ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। लेकिन जब आप ईमेल लिख रहे हो उस टाइम पे जो आप टाइप कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना, वो आपके आउटबॉक्स में स्टोर होगा। और जैसे ही आपने उसको सेंड कर दिया, सेंड करते ही वो आपके आउटबॉक्स फोल्डर से निकल के सेंट वाले फोल्डर में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ अगर बात करूँ इनबॉक्स की, तो इनबॉक्स आपका वो फोल्डर है जिसके अंदर आपकी ईमेल्स जो आपको कोई भेजता है वो आपको दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सभी फोल्डर्स डिस्कस कर लिए। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लेते हैं एक बार। जैसे ही आपने ईमेल सेंड करी तो वो आउटबॉक्स फोल्डर से निकल जाती है और पहुँच जाती है आपके सेंट वाले फोल्डर के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड लाइब्रेरी फंक्शन इन सी लैंग्वेज टू क्लोज एंड ओपन फाइल्ड। तो आपको फाइल्स को भी पढ़ना पड़ेगा सी लैंग्वेज के अंदर। फाइल हैंडलिंग कहते हैं इसको, बेसिकली फाइल हैंडलिंग, इसको भी डिस्कस करके जाना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो फाइल हैंडलिंग में यहाँ पे पूछा है कि किस पर्टिकुलर लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल करके, मतलब ये बने बनाए फंक्शन है, का इस्तेमाल करके आप
ओपन हुई फाइल को क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पे एफ क्लोज इज़ द राइट आंसर, और अगर ओपन करनी है कोई फाइल तो एफ ओपन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे फाइल पॉइंटर्स को हम देते हैं ब्रैकेट में, कैसे देते हैं बताएंगे थ्योरी क्लास में। यहाँ पे आप इतना याद रखो कि फाइल को अगर ओपन करना है तो एफ ओपन इज़ द फंक्शन, और फाइल को क्लोज करना है तो एफ क्लोज इज़ द फंक्शन। यहाँ पे एफ का मतलब क्या है, फाइल है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ कंप्यूटर एंड होल्ड ऑल ऑफ द सर्किटरी दैट ties the different component of the computer system together। तो इनमें से ऐसा कौन सा एक सर्किट है जो आपके सारे अलग अलग कंपोनेंट्स को बांध के रखता है ताकि सब एक साथ काम कर सके और आपका सिस्टम ढंग से वर्क कर सके। तो वो होता है आपका मदरबोर्ड। आपका मदरबोर्ड जो होता है वो आपका होता है सर्किट बोर्ड, जहाँ पे क्या होता है आपका रैम होता है, आपका प्रोसेसर, हार्ड डिस्क सब यहीं पर ही लगती है ना। यहाँ पे काफ़ी सारे क्या होते हैं आपके कंपोनेंट्स होते हैं जिनको बसेस के इस्तेमाल करके, बसेस का यूज़ करके आप कंपोनेंट्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हो। ठीक है, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए। तो मदरबोर्ड अगर आपने देखा होगा, आपके सीपीयू के अंदर एक बड़ा सा बॉक्स होता है, उसे बोलते हैं मदरबोर्ड, जिसमें बहुत से सर्किट्स लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया आपके टॉप 25 क्वेश्चंस। आगे के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई, जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको वो समझ में आया है, तो आप लाइक करके बताइएगा और शेयर कर दो। ठीक है, और अगर नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब कर लो। और मैंने आपसे पूछा था ऊपर कि अगर आपको रीजनिंग की क्लासेस भी चाहिए, रीजनिंग की क्लास अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में रीजनिंग लिख देना ताकि मुझे आइडिया मिल जाए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर कोई डाउट आता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, या फिर अगर कोई नॉर्मल डाउट है आपको, कोई भी डाउट है, अगर आपको ओ लेवल प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग डाउट है या फिर यूपी पीसीएल के रिगार्डिंग डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।